Today we are going to discuss about the business environment part 2. In part first we have discussed about the meaning of the business environment, the features of the business environment and the importance of the business environment. ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स एंड इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इन तीन चीजों को पढ़ने के बाद हमें बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर है क्या। अब उसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हमें पार्ट 2 में आना पड़ा, और इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे आज द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो दीज थिंग्स वी हैव टू डिस्कस today. So first in this video we have to discuss about the components of business environment कि business environment के components क्या है। अब business environment की जो components है उसको हम 2 parts में divide कर सकते हैं, एक internal environment और एक external environment। कि business environment जो है उसमें 2 टाइप के environment हो सकते हैं, एक internal environment हो सकता है और दूसरा जो है external environment हो सकता है। So these are the components of business environment, this internal environment and external environment. So सबसे पहले internal environment क्या है? The environment which affect the business organization internally. The environment which affect the business organization internally, that is called the internal environment. And external environment कौन सा है? The environment which affect the business organization externally, that is called the external environment on which the business has no control. ये कुछ चीजें जो है इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जिनके ऊपर बिजनेस का कुछ कंट्रोल होता है, लेकिन इनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती है? ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, दैट कैन अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी, क्योंकि जो एक्टिविटीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जानी है वो कैसे की जानी है? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमने सारी की सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी है। पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब चीजें जो है पॉलिसीज के अंदर डिसाइड किया जाता है। तो पॉलिसीज भी जो है बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है। उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या फिर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर है, या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS कैसा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, किस टाइप की मैनेजरियल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, बिकॉज मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एवरी टाइप ऑफ डिसीजन which is taken by the manager or every type of plan which is made by the manager, that depends on the management information system. Which type of information the management information system is providing, according to that the decisions will be taken by the manager. So management information system जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसी टाइप से जो है प्रोडक्शन मैथड, कि प्रोडक्शन का मैथड क्या है, हम बैटर मैथड का यूज कर रहे हैं या फिर जो है बैटर मैथड का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम अच्छे मैथड का यूज कर रहे हैं तो इट मींस हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हमारा प्रोडक्ट का मैथड जो है एप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है, वो सही तरीके से डिसाइड नहीं किया गया है, तो इट मींस क्या होगा? द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विल अफेक्ट। और बिजनेस की प्रोडक्टिविटी अगर अफेक्ट होती है तो इट मींस प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट होगी। तो वहां बिजनेस को अफेक्ट करेगा क्या? प्रोडक्शन मैथड। प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या है? डिमांड ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है अकॉर्डिंग टू डिमांड होनी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिमांड, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि डिमांड जो है कितनी है, पर डे 100 यूनिट की है, लेकिन हम क्या है, हमारी कैपेसिटी कितनी है, वो है 80 यूनिट की। तो 20 यूनिट की जो डिमांड है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अफेक्ट करेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उसकी वजह से अगर वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उस केस में जो कंज्यूमर उस बिजनेस की तरफ आने चाहिए थे, उस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए थे,
वो उसको छोड़ करके दूसरे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दीज आर द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दीज अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली। दूसरा इसमें क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है माइक्रो एनवायरमेंट, माइक्रो और द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। माइक्रो एनवायरमेंट क्या है कि जो स्मॉल लेवल पे बिजनेसेस को अफेक्ट करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सभी बिजनेसेस को इक्वली अफेक्ट नहीं करता है। इन एन इंडस्ट्री द फ्यू फर्म्स और वन और टू फर्म्स आर अफेक्टेड बाय दिस एनवायरमेंट। एंड दूसरा इसमें क्या है कि माइक्रो और द जनरल एनवायरमेंट। माइक्रो और द जनरल एनवायरमेंट, इसको हम स्पेसिफिक एनवायरमेंट में भी लेते हैं। ये जो माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरमेंट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक एनवायरमेंट और द स्पेसिफिक फोर्सेस। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि बिजनेस जो है उसमें एक या दो यूनिट ऑफ द बिजनेस की जो है वो अफेक्ट हो सकती है, पूरा का पूरा बिजनेस अफेक्ट नहीं होता है। या एक इंडस्ट्री की दो या दो से ज्यादा फर्में अफेक्ट हो सकती है, लेकिन सारी की सारी फर्में इक्वली अफेक्ट नहीं हो सकती। और मैक्रो और जनरल एनवायरमेंट क्या है कि दिस अफेक्ट ऑल द बिजनेसेस और ऑल द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री इक्वली। ये सारी की सारी फर्म्स को जो है इक्वली अफेक्ट करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक फर्म अफेक्ट हो रही है दूसरी अफेक्ट नहीं हो रही है। ऑल फर्म्स आर अफेक्टेड इक्वली, ऑल बिजनेसेस आर अफेक्टेड इक्वली इन द मार्केट विच आर देयर। तो इसमें पहले देखिए माइक्रो और द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरमेंट के अंदर क्या है, कस्टमर। अब कस्टमर कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब कस्टमर तो आपको पता है कि कस्टमर इज द गॉड फॉर द बिजनेस, वो भगवान की तरह एक बिजनेस के लिए, और बिजनेस को जो है उसको भगवान की तरह मानना भी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस जो है इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर। क्योंकि अगर कस्टमर नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं होगा। जो बिजनेस की एग्जिस्टेंस है, जो सर्वाइवल है बिजनेस का, इट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो डिमांड को अफेक्ट करता है डायरेक्टली। अब डायरेक्टली डिमांड कैसे अफेक्ट होगी, जैसे कंज्यूमर का इंटरेस्ट चेंज हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया, फैशन में चेंज आ गया, या कंज्यूमर का इनकम लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड अप हो गया, तो उसकी वजह से क्या है कि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है, या प्रायोरिटी जो है कंज्यूमर की वो चेंज हो जाती है। जैसे कंज्यूमर का इंटरेस्ट चेंज हुआ तो कंज्यूमर की प्रायोरिटी चेंज हो गई। पहले जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा था कंज्यूमर, अब वो परचेज नहीं करेगा। अब दूसरा प्रोडक्ट जिसमें कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर देगा। इसी टाइप से उसका टेस्ट चेंज हो गया। कल तक उसको जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा था आज उसको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा प्रोडक्ट उसको अच्छा लगने लगा, तो वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पुराने प्रोडक्ट को छोड़ देगा। फैशन में चेंज आ गया तो पुराना फैशन का प्रोडक्ट जो है वो परचेज नहीं करेगा, नए फैशन का प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना चाहेगा। तो इस तरीके से क्या है, कंज्यूमर डायरेक्टली अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर जो है वो माइक्रो और द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट का एक पार्ट है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। सप्लायर्स। अब सप्लायर्स क्या है, द पर्सन हु सप्लाइंग द गुड्स टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मींस जो गुड्स सप्लाई करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम सप्लायर कहते हैं। अब सप्लायर, जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस के लिए केवल एक ही सप्लायर है, उसी से हम जो है गुड्स ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अब इस सप्लायर ने किसी कारणवश प्रोडक्ट सप्लाई करना बंद कर दिया या प्रोडक्ट को सप्लाई करने से मना कर दिया। अब जब वो मना कर देगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो है वो तो परचेज नहीं हो पाएगा, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आ पाएगा, या हम जो भी फिनिश्ड गुड्स परचेज कर रहे थे आगे सेल करने के लिए वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। और हमारे पास जब वो प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा तो हम अपनी सेल को इंक्रीज नहीं कर सकते, या कंज्यूमर को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो है गुड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारा बिजनेस मार्केट से बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से कंपटीटर से, अब जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में कोई दूसरा कंपटीटर मार्केट के अंदर आ जाता है। अब उसके अंदर कोई कंपटीटर मार्केट में आ जाता है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट कम हो जाएगा उस केस में। जैसे ही हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगी, बिजनेस की एक्टिविटीज अफेक्ट होगी, बिजनेस का प्रॉफिट अफेक्ट होगा। तो कंपटीटर भी जो है एक माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। पब्लिक,
पब्लिक में क्या है कि पब्लिक में ये सारी चीजें हैं, वैसे तो कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपटीटर्स, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक। बट इसके अलावा पब्लिक में क्या है कि जनरल पब्लिक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा बिजनेस जो है किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है और वहां बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा शोर क्रिएट कर रहा है। अब उसकी वजह से क्या है कि वहां के रेजिडेंशियल एरिया में जो पब्लिक रहती है, वो पब्लिक जो है वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो सकती है, उसके लिए आंदोलन कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, रेसिस्ट कर सकती है उस बिजनेस को कि इस बिजनेस को यहां से हटाया जाए। तो वो उस बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उस बिजनेस को वहां से हटाना पड़ेगा। पब्लिक के अंदर मीडिया भी आता है। मीडिया जो है, अगर बिजनेस किसी टाइप की कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो पब्लिक के फेवर में नहीं है, तो ऐसे केस में जो है मीडिया उसको हाईलाइट करेगा, और मीडिया उसको हाईलाइट करेगा तो उसमें एक नेगेटिव इफेक्ट या नेगेटिव मैसेज जो है वो पब्लिक के बीच में जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट सेल होना बंद हो सकता है या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है। ऐसे ही मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज है। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज के अंदर हम क्या लेते हैं, जैसे रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, उनको हम बोलते हैं मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, जो इंटरमीडिएट का काम करते हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। मींस प्रोडक्शन प्लेस से प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये काम किसका है? मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज का है। तो वो प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूसर से परचेज करते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अब कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है तो तब तक अगर वो बीच की सेवाएं बंद कर दे, जैसे रिटेलर है, रिटेलर अपनी सेवाएं बंद कर दे, या होलसेलर है, होलसेलर अपनी सेवाएं बंद कर दे, तो उस केस में क्या होगा? कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, या फिर जो है दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि बिजनेस का प्रोडक्ट जो है मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगा और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोड्यूसर है या बिजनेस है उसकी सेल या उसकी डिमांड जो है वो अफेक्ट होगी। So these are the micro or the operating environment. These are the factors which affect the operating environment of the business organizer. दूसरा इसके अंदर है मैक्रो और द जनरल एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट क्या है कि इसके अंदर सारे के सारे बिजनेसेस एक साथ समान रूप से इक्वली अफेक्ट होते हैं। इन दिस ऑल बिजनेसेस आर अफेक्टेड इक्वली बाय दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर हम जो है 5 टाइप्स का एनवायरनमेंट लेते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है एंड लीगल एनवायरनमेंट है। So these 5 environments are here. About these 5 environments, these are also called the dimensions of the business environment. So about these dimensions of the business environment we will discuss one by one. तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हमने पढ़ा कि मैक्रो और द जनरल एनवायरनमेंट, जिसमें ये 5 चीजें हैं, वो 5 चीजें हमारी क्या है? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है एंड लीगल एनवायरनमेंट है। दीज 5 डायमेंशंस आर देयर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फर्स्ट वन। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये क्या है? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। कि एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वहां की इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ये सभी क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या है? 3 चीजें मेन है। वन इज द इकोनॉमिक सिस्टम, सेकेंड वन इज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक कंडीशंस। इसमें क्या है कि इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट्स है, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल है, स्टॉक मार्केट इंडिसेस है, जैसे बीएससी और एनएससी के अंदर जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल सेंसेक्स एंड निफ्टी, दीज आर आल्सो द part of these economic policies and economic conditions, and the value of rupee are some of the economic factors
that can affect the management practices in a business enterprise. ये चीजें जो है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड द वैल्यू ऑफ रूपी, these are the some economic factors that can affect the management practices in a business enterprise. Management practices means management ने जो डिसीजन लेना है, उन मैनेजमेंट के डिसीजंस को ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, कम हो जाए, तो ये एक तरीके से अफेक्ट करेगा. जैसे इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो बिजनेस के लिए क्या होगा, लोन लेना महंगा हो जाएगा, हायर रेट पे लोन मिलेगा. इसी टाइप से इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाए तो कम रेट पे लोन मिलेगा. दूसरा जो है कंज्यूमर को भी लोन कम रेट पे मिलेगा, तो जिसकी वजह से क्या है कि कंज्यूमर के पास इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी हमारी. तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है वो अफेक्ट करता है. इन्फ्लेशन रेट है वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, बूमिंग की सिचुएशन में चल रहा है, ये रिसेशन. चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, जो इनकम है पीपल की जिसको वो डिस्पोज करना चाहते हैं, जिसको वो खर्च करना चाहते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, अगर उस इनकम में चेंज आ जाए तो उसके बाद भी जो है कंज्यूमर की डिमांड चेंज हो सकती है. ऐसे ही स्टॉक मार्केट इंडिसेस है, एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर निफ्टी, जैसे निफ्टी इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो भी मैनेजरियल डिसीजन को अफेक्ट करता है. या सेंसेक्स जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो भी मैनेजरियल डिसीजन को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये जो है सीधे सीधे शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी को अफेक्ट करता है. जब प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर अफेक्टेड, इन दैट केस द मैनेजमेंट हैज टू टेक सम दिस टाइप ऑफ डिसीजन सो दैट द प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी कैन बी इंक्रीज्ड. तो ये कुछ फैक्टर्स थे इसके अंदर जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं. शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है वो क्या करते हैं, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट की डिमांड एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो अफेक्ट होती है इंटरेस्ट रेट से, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से. जैसे शॉर्ट टर्म लोन है तो शॉर्ट टर्म लोन से जो है हम कोई भी ऐसी नॉन ड्यूरेबल गुड्स या डेली यूज की गुड्स अगर हमने परचेज करनी है तो वो हम परचेज करना चाहते हैं तो हम लोन लेकर के परचेज कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो, क्योंकि सस्ते में हमें लोन मिल रहा है. तो सस्ते में अगर लोन मिल रहा है तो सस्ते में लोन लेकर के हम उस चीज को परचेज कर सकते हैं. दैट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो उस केस में हम जो है लोन नहीं लेना चाहेंगे और ऐसे केस में जो है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी डिक्रीज. तो ये है इसके अंदर इकोनॉमिक एनवायरमेंट. इसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम है. इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो तीन टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम है. एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है. हमारे इंडिया के अंदर जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, ना तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है, ना ही जो है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम. हम यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ द सोशलिस्टिक एंड द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम को यूज करते हैं, मींस मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को यूज करते हैं. इसी टाइप से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर हम क्या लेते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, फिस्कल पॉलिसीज है. दीज आर कॉल्ड द इकोनॉमिक पॉलिसीज व्हिच अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो सकती है, जैसे चेंज इन डिमांड ऑफ द product, change in the fashion, change in the interest of the consumer. So these are called the economic conditions, and on the basis of these economic conditions the demand of the product can be changed and business will get affected. तो ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट. नेक्स्ट वन, इसके अंदर हम बात करते हैं सोशल एनवायरमेंट की. अब सोशल एनवायरमेंट जो है वो क्या है, सोशल एनवायरमेंट क्या है, इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी, ये इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. जहां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट है, जहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है, वहां की सोसाइटी की ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स
का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स द सोशल फोर्सेस। कौन कौन सी सोशल फोर्सेस है? लाइक कस्टम्स, जो रीति रिवाज, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, जो सोसाइटी की वैल्यूज हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड ट्रेडिशन डिफाइन social practices that have lasted for decades or even centuries। मतलब ट्रेडिशन के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे हम दिवाली का त्योहार मनाते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, या फिर जो है ईद का त्योहार मनाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें जो है हमारी ट्रेडिशन है, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं और आज भी हम जो है उनको फॉलो करते हैं। दिवाली का त्योहार आते हैं तो हम सभी जो है बड़े उत्साह के साथ जो है दिवाली का त्योहार मनाते हैं। ईद आती है तो उसको बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस आती है तो उसको बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये सब जो त्योहार है वो बिजनेस की सेल को अफेक्ट करते हैं, वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे ही त्योहार का मौसम आता है तो कंज्यूमर जो है उस त्योहार के दौरान क्या करता है, कुछ प्रोडक्ट है जिनकी डिमांड को इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए कि दिवाली है तो दिवाली पे मिठाइयों की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, पटाखों की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो है नए कपड़े पहनते हैं लोग उस दिन, तो नए कपड़ों की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। और कुछ ना कुछ बर्तन वगैरह दिवाली से एक दिन पहले जो है कुछ ना कुछ बर्तन वगैरह परचेज किए जाते हैं, जिसको धनतेरस कहा जाता है। तो उस केस में जो है बर्तनों वगैरह की डिमांड जो है बढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो है प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे सोशल ट्रेडिशंस है, कस्टम्स हैं, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सोशल ट्रेडिशंस, सोशल कस्टम्स, वैल्यूज और द सोशल ट्रेंड्स और द सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन। सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से? कि वो एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से रोके, वो जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, वो जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करे सस्ते रेट पे। अगर ये सब चीजें भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है तो उस केस में क्या है, जो सोसाइटी है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो जाएगी और वो एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देगी जिसकी वजह से क्या होगा, बिजनेस को उस सोसाइटी के एरिया के अंदर एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू एग्जिस्ट और टू सर्वाइव। तो ये है सोशल एनवायरनमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फोर्सेस रिलेटिंग टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, scientific improvement and innovations which provide new way of producing goods and services and new method and techniques of operating business। मतलब जो क्या करता है कि एक साइंटिफिक इंप्रूवमेंट है, किसी चीज के अंदर इंप्रूवमेंट आया, टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट आया, तो उसमें जो है जैसे मोबाइल फोन जो है आज से हम जब स्टार्टिंग की बात करें 1980s के अंदर या 1990s के अंदर जो मोबाइल फोन हम यूज करते थे और आज जो हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी के अंदर दिन रात का अंतर है। तो आज के मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और आज के मोबाइल फोन जो आज की न्यू टेक्नोलॉजी है दैट इज द डिमांड ऑफ एवरी कंज्यूमर। हर कंज्यूमर के लिए जरूरी है वो, क्योंकि उसी के थ्रू जो है आज सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो गई है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर 1980s में जो फोन बनते थे, अगर कोई कंपनी आज भी वही फोन बना रही है, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग फोन नहीं बना रही है, तो पुराने फोन को आज कौन परचेज करेगा? कोई परचेज नहीं करेगा। आज जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हर टाइम चेंज होती रहती है, हर महीने एक नया फोन जो मार्केट के अंदर आ जाता है। पुराने फोन को छोड़ करके लोग जो है उस नए फोन को परचेज करने लगते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नई फीचर्स है जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है उसको परचेज करने के लिए। तो पुरानी जो टेक्निक है उसको कंज्यूमर जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंज्यूमर को क्या चाहिए? नया, कुछ नया चाहिए, और कुछ नया करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। तो इंप्रूवमेंट, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वे
ways producing goods and services and new methods and technology of operating a business organization. It refers to the innovation relating to a various business activities. अब बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उसमें कोई भी नया इनोवेशन आए, कोई भी नया मेथड अडॉप्ट किया जाए, या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिसकी वजह से जो है बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हो, बिजनेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती हो, बिजनेस के प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आती हो। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उस टेक्नोलॉजी को बिजनेस को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर वो बिजनेस उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा तो बिजनेस अफेक्ट होगा, बिजनेस की डिमांड अफेक्ट होगी, बिजनेस की सेल अफेक्ट होगी, बिजनेस का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। नेक्स्ट इसमें है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस। इसमें पॉलिटिकल कंडीशंस आती है सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से क्या है कि जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है बिजनेस के बारे में। अगर बिजनेस के लिए जो है गवर्नमेंट का एटीट्यूड सही नहीं है, बिजनेस जो है इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस नहीं देती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस नहीं देती है, या बिजनेस को हेल्प नहीं करती है, मोटिवेट नहीं करती है, तो ऐसे केस में क्या होगा? बिजनेस अफेक्ट होगा। क्योंकि ऐसे केस में जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बनाएगी? बिजनेस के अगेंस्ट में बनाएगी, या फिर जो है गवर्नमेंट ऐसी हो जो बिजनेस के फेवर में पॉलिसीज बनाती हो। हर टाइप की पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बिजनेस के फेवर में बनाती हो, जिसकी वजह से क्या होगा? बिजनेस को बेनिफिट होगा, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिजनेस की डिमांड इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस के फेवर में है या बिजनेस के फेवर में नहीं है। वो बिजनेस को कितना फेवर करती है, ज्यादा फेवर करती है या कम फेवर करती है, तो वो भी एक तरीके से जो है बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो पॉलिटिकल कंडीशन, जनरल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट अगर स्टेबल है तो बिजनेस के लिए ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि जो पॉलिसीज एक गवर्नमेंट ने बनाई है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन द पॉलिसीज विच आर मेड बाय द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी तो वो क्या होगा? पॉलिसीज चेंज करेगी। अब पॉलिसीज चेंज करेगी तो फिर जो है बिजनेस के लिए प्रॉब्लम होगी, बिजनेस को जो है नई पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी जरूरी है, और उसके साथ साथ क्या है? एंड पीस इन द कंट्री। कंट्री के अंदर जो पीस, शांति जरूरी है, शांति को बनाए रखना, एक शांत माहौल रहना, जो कि बिजनेस के फेवर में होता है। तो इसमें क्या है? इट रेफर्स टू पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। के पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है? सरकार जो है वो एक ही पार्टी की है या बहुत सारी पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई है, तो उस केस में जो है अलग अलग राय होती है अलग अलग पार्टीज की, वो अलग अलग पॉलिसीज बनवाना चाहेंगे बिजनेस के लिए। एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि उस पार्टी का एटीट्यूड क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। उसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है, अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो वो पार्टी क्या करेगी, जो गवर्नमेंट में है वो अपनी पॉलिसीज बनाएगी। दैट मे बी इन द फेवर ऑफ द बिजनेस, दैट मे नॉट बी इन द फेवर ऑफ द business organization. Next one is legal environment. In legal environment includes various legislations passed by the government, administrative orders issued by the government authorities, court judgment, as well as the decision rendered by the various commissions and agencies at every level of the government, center, state, or the local. It refers to the sum total of all the acts passed by the government. जितने भी एक्ट पास किए गए गवर्नमेंट के द्वारा वो सभी के सभी क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लीगल एनवायरनमेंट। जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट की जजमेंट्स, कोई भी कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है। डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज इन द कंट्री। सो दिस इज कॉल्ड द लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी लेजिस्लेशन पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, या फिर जो है कोर्ट का कोई जजमेंट, एज वेल एज द डिसीजन रेंडर्ड बाय द
various commission and agencies in the country is called the legal environment. तो कोई भी एक्ट, जैसे कि एक्ट हम कहें कि कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या, वो एक लीगल एनवायरनमेंट है। इसी टाइप से जो है ये CAA आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो भी क्या है, एक लीगल एनवायरनमेंट है। तो ये एक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए पार्लियामेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सब क्या है, लीगल एनवायरनमेंट है। इसी टाइप से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई एक्ट पास करती है, तो वो भी क्या होगा, एक लीगल एनवायरनमेंट होगा। या किसी कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया जाता है, तो वो जजमेंट जो है एक लीगल एनवायरनमेंट है, वो एक लॉ की तरह माना जाएगा। इसी टाइप से अगर कोई डिसीजन लिया जाता है किसी भी कमीशन के द्वारा विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, एनी एजेंसी विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड डिसीजन टेकन बाय दैट एजेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड द लीगल एनवायरनमेंट। तो आज के टॉपिक में इतना ही। हमने अभी तक जो है कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आज के इस टॉपिक में पढ़ा। तो इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि आपको जो है काफी कुछ समझ में आया होगा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स, इंपोर्टेंस और उसके मीनिंग के बारे में, उसके बाद जो है इसके डायमेंशंस के बारे में कि इसमें कौन कौन से डायमेंशंस है, किस किस तरीके से बिजनेस को अफेक्ट किया जा सकता है, ये सब चीजें आज हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ी। सो आई थिंक आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, और इसको अच्छे से समझने के बाद आप इसको जब यूटिलाइज करेंगे, आप जब इसका प्रयोग करेंगे अपने रियल लाइफ के अंदर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।